हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 15 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी PPP विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। दूसरा, PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन A यानी केवल पहला कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पहला कथन सही है। IMF के मुताबिक PPP एक तरह की एक्सचेंज रेट होती है जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से तुलना कर इसे देखा जाता है कि जितने मूल्य पर A देश में किसी चीज को खरीदा जा सकता है, क्या उतनी ही कीमत पर B देश में भी उसी वस्तु को खरीदा जा सकता है। मान लीजिए एक शर्ट की कीमत भारत में 600 रुपए है, जबकि उसी शर्ट की कीमत अमेरिका में $10 है। यानी दोनों देशों में PPP एक जैसा ही होगा और इस बेस पर PPP एक्सचेंज रेट $1 के मुकाबले 60 रुपए होगी। दूसरा कथन गलत है क्योंकि 2019 के समय भारत PPP डॉलर के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ना कि 6ठी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? मसाले, ताजे फल, दलहन या फिर वनस्पति तेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन D यानी वनस्पति तेल। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और यहाँ 2019 के पहले कुछ सालों के दौरान आयात किए गए कृषि जिन्सों के बारे में पूछा गया है। यानी हमें 2015 से लेकर 2018 तक के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। गाइस, अब हम सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2017-18 के बीच कृषि वस्तुओं के निर्यात और आयात के आंकड़ों को देखेंगे। 2015-16 से लेकर 2017-18 के बीच बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा किया गया। इसके बाद बासमती को छोड़ दूसरे चावलों का नंबर आता है। आयात की बात करें तो इस दौरान वनस्पति तेल का आयात सबसे ज्यादा किया गया। 2015-16 में 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 2016-17 के दौरान 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जबकि 2017-18 में लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा के मूल्य के वनस्पति तेल का आयात किया गया था। आयात के मामले में दलहन दूसरे स्थान पर रही, ताजे फल तीसरे, जबकि मसाले 5वें स्थान पर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? A, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना,
या फिर एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अगर भारतीय रुपए में लगातार गिरावट हो रही हो तो सरकार या आरबीआई उसे रोकने के लिए प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं करेंगे। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम एक एक विकल्प का एनालिसिस कर उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम भारतीय रुपए में गिरावट को समझ लेते हैं। हम भारतीय रुपए की तुलना यूएस डॉलर से करके इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 साल पहले $1 की कीमत 60 भारतीय रुपए थी और आज यह बढ़कर 70 रुपए हो गई है। तो यहाँ भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले 10 रुपए की गिरावट आई है, यानी एक ही आयातित वस्तु के लिए पहले के मुकाबले हमें ज्यादा रुपए देने होंगे। इसका सीधा मतलब यह भी होगा कि अगर हम ज्यादा आयात करेंगे तो हमें मूल्य में हो रही गिरावट के दौरान ज्यादा रुपए भी चुकाने होंगे। हालांकि यह भी सही है कि अगर हम अपना निर्यात बढ़ा देते हैं तो हमें पहले से ज्यादा फायदा भी होगा। यानी कुल मिलाकर अगर भारतीय रुपए में गिरावट हो रही है तो सरकार कोशिश करेगी कि हम आयात कम करें और निर्यात ज्यादा से ज्यादा करें। इसलिए पहला विकल्प इसका उत्तर नहीं होगा। गिरावट के दौरान भारत सरकार उधार देने वाले भारतीयों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा जारी करें ताकि हमें विदेशी निवेश मिल सके, जिससे भारतीय रुपए में हो रही गिरावट में कुछ कमी होगी। एक उपाय यह भी हो सकता है कि भारत विदेशों से ली जाने वाली कमर्शियल उधारी के लिए कंडीशन को थोड़ा ढीला करें, जिससे विदेशी मुद्रा में पहले से ज्यादा उधार हमारे पास होगा, जिससे भुगतान संतुलन में सुधार होगा। लेकिन आरबीआई की इस दौरान क्या भूमिका होगी? दोस्तों, इसके लिए आरबीआई मौद्रिक नीति कुछ कठोर करेगा, ना कि वह प्रसरणशील मौद्रिक नीति को फॉलो करेगा। प्रसरणशील मौद्रिक नीति से मतलब ये है कि आरबीआई कुछ ऐसे कदम उठाना चाहता हो जिससे बाजार में धन की मात्रा यानी तरलता बढ़े, जिससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी। इसके लिए आरबीआई ब्याज दरों को कम कर सकता है, लेकिन ब्याज दरों को कम करने से रुपए की कीमत और गिरेगी, क्योंकि अगर घरेलू ब्याज दरें किसी दूसरे देश के मुकाबले कम होती हैं, तो घरेलू बैंक धन की बचत करने या जमा करने के लिए आकर्षित नहीं करते। इससे भारत में जो विदेशी मुद्रा है वह भी वापस जाने लगेगी और भारतीय मुद्रा में और गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई चौथे विकल्प के अनुसार काम नहीं करेगा, जो कि इस सवाल का उत्तर होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी या फिर कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि या फिर देश की जनसंख्या में वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह भी एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम यह समझते हैं कि मुद्रा गणक होता क्या है और यह बढ़ता या घटता कैसे है। इसे हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लोगों ने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए। आगे बैंक इस धन का इस्तेमाल दूसरे लोगों को लोन देने में कर सकता है। अगर इन 10 लाख रुपयों से बैंक 1 करोड़ रुपए की फाइनल मनी सप्लाई करता है तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर होगा 10। यानी अगर जनता की बैंकिंग आदतों में तेजी आती है तो स्वाभाविक है कि इससे जमा में वृद्धि होगी, जिससे मनी मल्टीप्लायर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। हालांकि हम इसे पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि यह लोगों की पसंद पर निर्भर करेगा कि वे बैंक से किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं। ए और सी सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बढ़ने से ही बैंकों के पास जो धन होता है वह कम हो जाएगा, जिससे मनी मल्टीप्लायर कम होगा। डी विकल्प को ना तो सही मान सकते हैं और ना ही गलत, क्योंकि यह किसी देश की बढ़ रही जनसंख्या और उसके अनुपात में आर्थिक समृद्धि पर डिपेंड करेगा। इसके आगे जनसंख्या का कितना बड़ा वर्ग बैंकिंग आदतों को अपनाता है और किस तरह से अपनाता है, यह भी एक बड़ा फैक्टर होता है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं यानी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल पहला कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूवर्स, यह एक करंट बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। दरअसल पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज के लिए आरबीआई ने 2018 में कुछ निर्देश जारी किए थे। आरबीआई का मानना था कि भारत में सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स पेमेंट्स डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। इसलिए इस तरह के डाटा की मॉनिटरिंग के लिए आरबीआई ने कुछ निर्देश दिए जो इस तरह हैं। पहला, भुगतान प्रणाली प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि पेमेंट सिस्टम से जुड़ा डेटा जिसे वे ऑपरेट कर रहे हैं वह केवल भारत में ही स्टोर हो। इसलिए पहला कथन सही है। इसके अलावा उन्हें यह भी एंश्योर करना होगा कि इस डेटा में फुल एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी शामिल होंगे। दूसरा, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को पहले निर्देश का 6 महीनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। तीसरा, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता मांगे जाने पर अनुपालन के संबंध में आरबीआई के पास सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करेंगे। इसलिए तीसरा कथन गलत है। फ्रेंड्स, दूसरे कथन से जुड़ा कोई प्रावधान इन निर्देशों में नहीं था, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ गलत हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।